तो दिक्कत नहीं ना? अरे सॉरी सॉरी। चलो सभी लोग टॉपिक नंबर 7 पे आओ, सील्स पे। नेट चालू है ना? चलो सब लोग अपने अपने बुक पे टॉपिक नंबर 7 में आ जाओगे। बुक नहीं है? चलो सब लोग देखो, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। ठीक है, ये जो है ना बेटा, ये सिंबल है। ये क्या दिख रहा है बेटा? सिंबल है ये। देख रहे हो 3-4 बार एक ही सिंबल को लिखा गया, दिख रहा है सबको? चलो अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पे सब लोग आओगे, इस लाइन पे ध्यान देना। पहला बात है बेटा, सील्स एंड सीलिंग। तो ये सील था क्या, इसका पर्पस क्या था? तो सील क्या था? तो सील इम्प्रिंट्स था, तुम लोग को दिखाया ना अभी, इम्प्रिंट्स। ठीक है, इस तरह से पता है? ये सील्स था, ठीक है ना? दीज वर सील्स, ठीक। इम्प्रिंट्स, शेप्स एंड सिंबल्स, ये सब सील था। जनरली क्ले, छोटे छोटे स्मॉल टैबलेट्स या स्क्वायर, इसमें साइजेस में सिलेंड्रिकल भी था तुम्हारा, ठीक है, स्क्वायर भी था, रेक्टेंगुलर शेप, बहुत सारे अलग अलग शेप्स में था, ठीक। लेकिन ये सील था, इम्प्रिंट था, जिसमें इमेजेस बना हुआ था ऑफ वेरियस एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स का। एनिमल छोड़ भी दोगे तो यहाँ प्रोटोशिया वाला तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना? इसका पर्पस क्या था? अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं जानते कि इसका पर्पस क्या था। ऑफिस से ऑन होगा जाके। हाँ बोलो बोलो। पर्पस का सवाल रहा तो पर्पस हम लोग को पता नहीं है। इंडस वैली के सील्स का क्या पर्पस था हम लोग को नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा? कौन बता सकता? हाँ, स्क्रिप्ट क्या है बेटा? हाँ अभी तक पता नहीं है उसको, हाँ डिसाइफर नहीं किया हुआ है। आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? ठीक, चलो। ओए देखो, चूंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है तो हम लोग को इस सील का पर्पस भी नहीं पता, ठीक है। बट बहुत सारे चीजों से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि उसका क्या पर्पस रहा होगा। तो क्या डिड्यूस कर सकते हैं और क्या हम लोग पता लगा सकते हैं क्या पर्पस रहा होगा, कैसे पता लगा सकते हैं? एक सिंपल से एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, देखो।
इस लाइन पे देखना, यहाँ ये बोल रहा है बेटा कि इमेजिन करो कि एक बैग ऑफ गुड्स मतलब बैग में भरा हुआ सामान, बैग ऑफ गुड्स किसी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मान लो ट्रेडिंग ही हो रहा है, ट्रेड समझते हो ना, व्यापार, ट्रेडिंग हो रहा है। और गुड को जहां पर नॉट किया गया, टाई किया गया, बांधा गया, वहां पर वैक्स से या किसी चीज से वहां पर एक, या मट्टी से ही, मड से ही एक उसको वेट मड लगाया गया, या मोम वैक्स, वेट वैक्स लगाया गया, और फिर उस पे वो सील मार दिया गया। और जैसे ही वो मड या मट्टी वो सूखा, या वैक्स मोमबत्ती सूखा, सील का वहां पर इम्प्रिंट पड़ गया, दाग पड़ गया। ठीक है, अब बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए वो गुड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो जो उसको खरीदा उसको पता रहेगा ना कि ये ऑथेंटिक चीज है। तो यानी कि ये सील एक ऑथेंटिसिटी का मार्क हुआ कि हाँ भैया, जिस आदमी से खरीदे हैं वही आदमी हमको भेजा है, उसका सील उस पर लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर सील टूटा हुआ है तो इसका मतलब जरूर बैग उसको खोल करके उससे सामान से छेड़छाड़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड लीविंग एन इंप्रेशन इफ द बैग रीच्ड विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट। मतलब कि सील बिना टूटे हुए अगर पहुंच गया, इसका मतलब कि इससे टेम्पर्ड यानी इससे छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। तो माना जाता है, हो सकता है सील का ये पर्पस होगा ऑथेंटिसिटी बताने वाला। जैसे कि बेटा ये देखियो ना, इस तरह से आता है, मार्क आता है, ये मार्क अगर लिखा दिया हुआ है यानी ये एग, एग वाला सामान है, माने खाने में एग है। और वैसे ग्रीन वाला ये सिंबल दिया हुआ है तो खाने एगलेस है, यानी कि वेज है। देखियो ना सिंबल, ग्रीन वाला सिंबल दिया रहेगा तो वो वेज है, और ब्राउन कलर का अगर ट्रायंगुलर सिंबल दिया रहेगा तो वो नॉन वेज है ना। उसमें अंडा उंडा दिया होता है किसी चीज में, केक वगैरह खाते हो तो ये दोनों सिंबल अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तुम सिंबल देख करके बता सकते हो कि नहीं ऑथेंटिक है या नहीं। समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, नॉट टेम्पर्ड विथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत तुमको समझ में आया बेटा? समझ में आया? वाइट, हाँ, समझ में आया? समझाओ, सील का क्या पर्पस रहा होगा? कोई दिक्कत? ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के पर्पस से इस्तेमाल किया जाता होगा। कोई कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझने में? समझ में आ रहा है? देखो, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, इसका मतलब देखो, मोटिफ, मोटिफ मतलब वो एनिमल्स, एनिमल जिसका सील पे बना हुआ था ना, ये उसको मोटिफ यहाँ बोला जा रहा है। जनरली एनिमल था, बाकी भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका कुछ एक पर्पस रहा होगा। माना जाता है कि जनरली जो सील्स होगा उसमें नेम और टाइटल दिया रहेगा, किसका? ओनर का, ऐसा माना जाता है। अगेन, चूंकि स्क्रिप्ट हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं तो हमको एकदम पक्का कंफर्म नहीं पता, बट माना जाता है जनरली सील में क्या लिखा हुआ होगा, सील के ओनर का, हाँ, नाम या टाइटल, है ना, नाम या टाइटल। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है कि एग्जाम्पल कुछ दे दे? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा, सुनाई नहीं पड़ा बेटा, तो उम्र हो गया ना थोड़ा सा, सुनाई नहीं पड़ा। देखो स्नेहा, जैसे मान लो, ठीक है, हाँ अब हमको याद आया कुछ नाम। देखो जैसे मान लो, अब बुरा मत मानना बेटा, ठीक है, बुरा मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो देखो,
जैसे मान लो कि क्या उसको कहते हैं, तुमको कुछ टाइटल है, तुम ही ट्रेड व्यापार स्टार्ट की, कोई बिजनेस, ठीक है। अरे क्या बेटा, तुम एक्सप्लेन कर दो। हाँ देखो, तो स्नेहा क्या भेजती थी बेटा, हाँ। तो स्नेहा का ह्यूमन ऑर्गन, मानव तस्करी का मान लो बिजनेस था, ह्यूमन ऑर्गन्स का। लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये वो, ठीक है। पहला पहला ह्यूमन ऑर्गन जिसका बेची थी वो हम ही थे, ठीक है। आसानी से जाते, सर पे रॉड मारी, बहुत एग्जाम्पल देते थे ना, चलिए आप, ठीक है। तो पहला मेरा किडनी गया, तो ह्यूमन ऑर्गन का था। तो अब इसमें इसका एक सिंबल होगा, जिसमें ऐसे सिंबल होगा, ठीक है। मान लो ये सिंबल होगा, और और इसमें ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा होगा, ठीक है। ठीक, तो ये लिखा होगा कि रक्त बहे पैसा आए स्नेहा, ठीक है, मान लो। तो इसका टाइटल हुआ रक्त बहे पैसा आए स्नेहा। तो ये जो राइटिंग था, स्क्रिप्ट था, तो इसमें से क्या क्या लिखा गया, नेम एंड टाइटल, रक्त बहे पैसा आए स्नेहा, ठीक है। और ये क्या था, मोटिव। ये क्या था बेटा, मोटिव। कोई दिक्कत, स्नेहा बेटा, समझ में आया? अगर हम अगला क्लास में नहीं पहुंचे पढ़ाने के लिए तो यही जिम्मेदार है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या हुआ कि जितना भी इंस्क्रिप्शंस मिला है यहाँ पे, अधिकतर इंस्क्रिप्शंस बहुत शॉर्ट है। इंस्क्रिप्शन समझे ना, रिटन डेटा, इंस्क्रिप्शन मतलब बेटा रिटन डेटा। जितना भी रिटन डेटा है बहुत बहुत शॉर्ट है। जो लॉन्गेस्ट रिटन डेटा है वो उसमें 26 साइन है। कितना साइन है, इससे क्वेश्चन याद आता है, याद रखना। मैंने एक तरह से कह लो लॉन्गेस्ट पैराग्राफ जो लिखा गया है उसमें कितना वर्ड है, 26। खैर याद रखोगे, इसमें वर्ड नहीं लिखा गया, इसमें साइन दिया हुआ है, साइन एंड सिंबल दिया हुआ है। ये अल्फाबेटिकल नहीं है, नॉट अल्फाबेटिकल। स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ये क्यूनिफॉर्म है, या पिक्टोग्राफ बोल सकते हो, जिसमें साइंस एंड सिंबल और पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अल्फाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है, इसमें नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये अल्फाबेटिकल नहीं है, इसमें क्या है, साइंस। 375 से लेकर 400 के बीच में क्या है बेटा, साइंस। कोई दिक्कत, ठीक। जैसे मान लो कि हम इसको एग्जांपल देते हैं। ये सिंबल देखना बेटा, ये वाला, ठीक है। ये सिंबल का मतलब हुआ ऑसम, मान लो, ठीक है। और ये सिंबल का मतलब हुआ विप्लव, मेरा नाम, ठीक है। और ये सिंबल का मतलब हुआ सर, मान लो हम एग्जांपल लिए। तो अब अगर तुमको किसी भी मोटिव, सॉरी, किसी भी सील में ऐसा लिखा रहे, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ के सुनाएगा, तुम सुनाओ बेटा, स्नेहा तुम सुनाओ बेटा। विप्लव, थैंक यू बेटा, ठीक है। ऐसे जो विप्लव बोलते होते, ऐसे करने की जरूरत नहीं था, बहुत दुख हुआ हमको, लेकिन चलो ठीक है। अब ये बात को समझो, और इसके नीचे में मोटिव बना हुआ है, देखना ध्यान से, मोटिव, ठीक है। ऐसे ऐसे दाढ़ी है, ऐसे ऐसे मोछ है, और ऐसे ऐसे लंबा लंबा बाल है। अब असली में नहीं है मानते हैं, लेकिन जहाँ है, ठीक। तो अब ये जो तुमको सील मिला, ठीक है, ये जो सील हुआ, ठीक, इसका तो हमको पता ही नहीं है ना कि ये सिंबल, पहले वाले को पता था कि इस सिंबल का मतलब ऑसम हुआ, इस सिंबल का मतलब विप्लव हुआ, इस सिंबल का मतलब सर हुआ, और ये उनका फोटो, ठीक है। मान लो, ठीक है। लेकिन हम लोग को, जो लोग इस सील को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमको तो इस सिंबल का ये मीनिंग पता है कि नहीं है, नहीं ना पता है। हमको तो इस सिंबल का ये मीनिंग नहीं पता, इसीलिए हम लोग को नहीं पता कि ये सिंबल क्या बोल रहा है। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रहा है बेटा, पक्का नहीं आ रहा,
अब फिर से बता दे, ठीक। ये जो सिंबल है बेटा, ये जितना भी सिंबल लिखा हुआ है सील पे, देखो ध्यान से, ये जितना भी सिंबल दिख रहा है ना बेटा, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, इन सिंबल, ये सिंबल दिया हुआ है, साइंस दिया हुआ है, और ये जो जानवर है इसको मोटिफ बोलते हैं, ठीक है। इसको साइंस बोलते हैं, साइन, और ये जानवर क्या है, मोटिफ, ठीक है। हर सील में यही चीज है। हमको इस साइन का मीनिंग नहीं पता, क्योंकि ये स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं हुआ। अब क्लियर है? ऐसा साइन 375 से लेकर के, हाँ, 400 तक ऐसा साइन है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इसीलिए चूंकि ये साइन दिया हुआ है, अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको अल्फाबेटिकल नहीं मानते। अब क्लियर है बेटा? पक्का? देखो नेक्स्ट चीज पे ध्यान दो सभी लोग। अभी देखो ध्यान से, अभी क्या है, इस स्क्रिप्ट का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है बेटा कि ये स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखा गया। जैसे ऐसे हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जैसे मान लो लिखना है बेटा ऐसे, हाँ, ऑसम विप्लव सर, तो ये बेटा लेफ्ट टू राइट हुआ ना, ये क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसको ऐसे कुछ लिखा जाता था, तो वो कैसे लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। बेटा अब राइट टू लेफ्ट में पहला वर्ड क्या होगा, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, ठीक है। पूरा क्या हुआ बेटा, हाँ वेरी गुड, ठीक। तो अब देखो बेटा ये कहां से कहां लिखा गया, राइट टू लेफ्ट। ये हमको कैसे पता चला, ऐसा होता था हमको कैसे पता चला? ऐसा थोड़ी है कि आप बताएं ठीक है हम बताएं, लेकिन हिस्टोरियंस को कैसे पता चला? हुआ ऐसा बेटा कि जिस तरह से लिखा गया था ऐसा वो दर्शाता था कि राइट से शुरू हुआ और लेफ्ट में खत्म हुआ, इसलिए क्योंकि राइट में स्पेस था दो वर्ड के बीच में ज्यादा, और लेफ्ट तक पहुंचता पहुंचता क्रैम्पिंग हो गया था। हम समझाते हैं, जैसे देखो इट, IT, इट, ऐसे उल्टा लिख रहे, ठीक है ना, इज, अच्छा क्लीन कर देते जाओ, ऐसे लिखो, देखो ए इज नोन दैट विप्लव सर इज वेरी ऑसम। अब तुम देख पा रहे हो बेटा कि जब ये कहां से शुरू हुआ, राइट और लेफ्ट। ये शुरू हुआ राइट से, क्योंकि राइट से वर्ड के बीच में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, और जैसे जैसे लेफ्ट में जा रहे हो स्पेस क्या हो रहा है, हाँ, कम होता जा रहा है, ठीक है। वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, एज इफ द इनग्रेवर यानी इनग्रेव करने वाला, वो बिगन किया है वर्किंग कहां से, राइट से, और लेफ्ट तक जाते जाते क्या खत्म हो गया, स्पेस। ऐसा लग रहा है उसको देख करके कि कहां से शुरू किया, राइट से, और लेफ्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या खत्म हो गया, स्पेस। समझ में आ रहा है? चलो, जिसे बेटा तुम बताओ तो क्यों ऐसा माना जाता है कि इस स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था? नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, बोलोगे ऐसे कि आर्कोलॉजिस्ट को जो इंस्क्रिप्शंस मिला है
उसमें ऐसा हुआ है कि राइट में स्पेसिंग ज़्यादा है और लेफ्ट आते आते तक क्रैम्पिंग हो गया, ऐसे बोलोगे। अब बोलो, नहीं समझ में आया तो समझाओ। राइट में वर्ड्स के बीच में ज़्यादा स्पेस था और लेफ्ट में आते आते तक स्पेसिंग बहुत कम हो गया था। क्लियर है? अच्छा, कितना साइंस मिला है अप्रोक्सीमेट? 375 से लेकर 400। याद रहेगा? याद रहेगा? देखो, और एक बात समझो, ऐसा नहीं है केवल इंस्क्रिप्शंस मिला है और बाकी इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला है, ठीक है। उसको अगर छोड़ भी दोगे तो तुमको बहुत सारा चीज इसमें मिला है। अलग अलग चीजों में सील, ये क्या कहते हैं, अलग अलग चीजों में राइटिंग मिला है। सील्स पर, कॉपर पे, कॉपर टूल्स पे, सॉरी, जार के रिम्स में, ठीक है ना, कॉपर पर, टेराकोटा टैबलेट्स पर, ठीक है, ज्वेलरी पर, बोन रॉड्स पर, और एक साइन बोर्ड भी मिला है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों पे राइटिंग मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्चुअली में वहां पे क्या था, लिटरेसी था। क्या था बेटा? लिटरेसी, ठीक है। अगर साइन बोर्ड लगा हुआ है यानी कि सब लोग साइन बोर्ड कम से कम पढ़ सकते तभी ना। साइन बोर्ड कब लगाएगा? जब साइन बोर्ड लोगों को पढ़ने का पता रहेगा तब ना। अनपढ़ लोग के लिए कभी साइन बोर्ड लगेगा नहीं। तो ये सब चीज ये दर्शाता है कि उस समय क्या था बेटा, लिटरेसी। अब जहां तक आप लोग को इसको हम पढ़ाए हैं, एक बार सभी लोग देखिए उसको ध्यान से, ठीक है। 7.1 और 7.2 देखिए, कहीं भी कुछ दिक्कत है तो पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है? क्या समझा दे बेटा? उठो, उठ के बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यहाँ ये बोल रहा है कि अलग अलग चीजों पर राइटिंग मिला है। सील पर मिला है, कॉपर टूल्स पे मिला है, जार के रिम्स पे मिला है, कॉपर पर मिला है, टेराकोटा बोले थे ना, मिट्टी का बना हुआ जो क्ले टैबलेट्स या फिगर वगैरह होता है वो, ज्वेलरी पे, बोन के रॉड पे, यहाँ तक कि एक साइन बोर्ड भी मिला है। साइन बोर्ड पता है ना कुछ लिखा हुआ रहता है, ये करिए ये ना करिए, कृपया यहाँ गाड़ी ना खड़ा करिए, नो पार्किंग, साइन बोर्ड है वो। क्या बेटा? लॉन्गेस्ट एक तरह से तुम सेंटेंस उसको बोल सकते हो, उसमें सबसे ज्यादा 26 साइंस था। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ साइंस जो मिला है हम लोग को हड़प्पा में वो, हाँ, 400 अलग अलग साइन मिला है। साइंस, इस तरह का साइन देख रहे हो, 375 से लेकर 400 साइन के बीच में मिला हड़प्पा में। क्या हुआ? बना रहे हैं, हिंदी वाला में तुम्हारा थोड़ा टाइम लग रहा है, बना रहे हैं, मिल जाएगा तुमको, इस वीक तक में सब मिल जाएगा। 2-3 चैप्टर का एक बार में तुमको दे देंगे, ठीक है। इस आपके आज क्लास नहीं था ना, तो मेरा माइंड में नहीं था, तो लग गया क्लास, ठीक है। अगला फ्राइडे तक तुमको हो जाएगा। अरे अभी कॉपी चेक, स्कूल में एग्जाम चल रहा है ना फाइनल वाला, 11th का ना, 11th का ना, तो उसमें तो तुमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ना। तेरह से एग्जाम स्टार्ट है, कब तक चलेगा? 20 तारीख तक।
अच्छा एक ही सब था ना, ठीक, हम आप भेज देंगे तुमको, आगे बढ़ते हैं तब। देखो वेट्स, अभी क्या है, वेट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत कह सकते हो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या था, वेट जो था एक क्या कहते हैं उसका पूरा सिस्टम जो था, पूरा एक अलग सिस्टम, जैसे कैसे हमारे में किलो बाई किलो डेसिमल सिस्टम वाला चलता है, वैसा ही एक वेट सिस्टम उस समय था, ठीक। और जो जनरली जो वेट्स उस समय नापने के लिए, यहाँ तक कि तराजू भी था, तराजू समझते हो ना, वेट बैलेंस जिसको बोलते हैं, है ना, एक वो भी था, ठीक। और वो वेट जिस पत्थर का बनता था उसको चर्ट बोलते थे, और चर्ट का साइज जनरली क्यूब 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 के साइज का होता है, क्यूब समझते हो ना, क्यूब के साइज का होता था चर्ट। चर्ट वो टाइप ऑफ स्टोन्स था जिससे वेट बनता है, कैसे हमारे में वेट लोहा से बनता है ना, लोहा से बनता है ना, अब तो वेट नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया, उस पर रखो और नप गया। पहले नहीं देखे हो ऐसे तराजू रख के नापता था ऐसे करके, नहीं देखे हो, दिखा देते हैं। अच्छा खैर ये डंबल वाला आ गया, हाँ ये रहा बटखारा, है ना, ये देखे हो ना कभी बचपन में, या कभी ना कभी देखे होगे ये वाला, नहीं, हाँ अभी भी है ना, हाँ। ये रहा तराजू, ये तो देखे ही होगे, ये तराजू से कभी मार खाए हो, इससे इसका जो ये लोहा वाला कभी मार खाए हो इससे, हाँ खाए हो, हम खाए, नहीं एक मम्मी के साथ एक बार गए थे दुकान पे, तो क्या कहते हैं ना वो, ये तराजू उस समय तराजू वाजू होता था, दुकान पे गए तो एक नया तरह का लेज आया था, नया फ्लेवर का, हम बहुत जिद कर रहे थे खरीद दो, तो मम्मी बोली नहीं खरीद देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं खरीद देंगे, तो हम उसको ऐसे ले लिए, हम लेके सोचे भाग जाएंगे, खरीदना ही पड़ेगा बेचारी को, लेके भागे हैं, उतना वैसे हाथ दे के पकड़ ली, अब पहला हाथ मारे तो यही हाथ में आ गया, बड़ा मार मारी थी मम्मी उससे, हाँ पीठ पे ना, अरे अरे किलो से मार खाते वो ऊपर रहते, हरप्पा थोड़ी पढ़ा रहे होते तुम लोग को, ठीक है, ये वेट समझ में आ गया ना सबको, ठीक है। अभी क्या है बेटा कि ये वेट्स जो है एक यूनिफॉर्म सिस्टम था वहां पे। अब तुम बोलोगे सर यूनिफॉर्म सिस्टम क्या होता है, पहले समझो कि जो वेट्स था उसका डिनोमिनेशन बाइनरी था, बाइनरी मतलब, यार मैथ उतना नहीं पढ़ोगे तुम लोग, बाइनरी तो थोड़ा सा पता होगा ना, बाइनरी और नॉन बाइनरी, टू के इंटूज में, बाइनरी मतलब टू के इंटूज में, टू फोर सिक्स, सॉरी 2 4 8 16 32 से लेके फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, रुको ना बेटा, 496, ऐसे करते करते, ऐसा करते करते, हाँ 12,800 तक, ठीक है। इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं बेटा, बाइनरी, वेट्स इस सिस्टम में था, ठीक है, कोई दिक्कत, लोअर डिनोमिनेशन में यही था, और हायर डिनोमिनेशन में कौन सा सिस्टम फॉलो होता, डेसिमल सिस्टम, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो इससे क्या पता चलता है कि वेट्स का एक प्रॉपर प्रिसाइज उस समय क्या था, सिस्टम था। सोचो कितना एडवांस टाइप ऑफ सिविलाइजेशन रहा होगा, जहां पर कैनल का भी सिस्टम था, बहुत हद तक इरिगेशन का भी सिस्टम था, ठीक है, और उसके साथ साथ में टाउन प्लानिंग था, अर्बन टाउन प्लानिंग था, प्लस ये देखो वेट्स एंड मेजर्स का भी एक प्रॉपर सिस्टम रहा होगा, है कि नहीं। अभी क्या है, ऐसा माना जाता है कि स्मॉल वेट्स जो है वो हो सकता है ज्वेलरी या बीट्स, बीट्स पता है ना, बता दिया ना बीट्स, हाँ, तो ज्वेलरी और बीट्स को
मेजर करने के लिए यूज होता होगा। मेटल का स्केल पैन था। स्केल पैन समझते हो ना? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? स्केल पैन समझो। क्लियर है? ये जिसपे वेट को रखा जाता है, तराजू में जो वेट को रखने वाला होता है उसको स्केल पैन बोलते हैं, ये वाला। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। इस लास्ट वाला टॉपिक में वेट्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर से बता दे रहे हैं। वेट जनरली जिस स्टोन से बना होता था उसको क्या बोलते थे? चर्ट। और उसका शेप क्या होता था? क्यूबिकल। क्या होता था बेटा? क्यूबिकल। ठीक। और इसमें कोई मार्किंग नहीं होता था। ठीक। और दो डिनोमिनेशन था, लोअर डिनोमिनेशन और हायर डिनोमिनेशन। लोअर डिनोमिनेशन और लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी में था और हायर डिनोमिनेशन डेसिमल में। ठीक है। जो स्मॉल वेट था वो जनरली ज्वेलरी और बीड्स को वजन करने के लिए, वेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और स्केल का पैन यानी तराजू का जो पार्ट था जिसमें कि वेट को रखा जाता था, वो जनरली किसका बनता था? मेटल। किसका बनता था? मेटल का ही बनेगा ना बेटा। मट्टी का अगर बनेगा वेट ज्यादा हो तो तोड़ते हुए गिर जाएगा ना। चलो एंशिएंट क्या बेटा बोलो? इसको बोलते हैं प्रीस्ट किंग। क्या बाबू? नहीं नहीं, कोई राजा वोजा नहीं था। हाँ लिखा हुआ है, पुरोहित राजा लिखा हुआ होगा, प्रीस्ट किंग। लेकिन ये राजा था कि नहीं था ये किसी को नहीं पता। हो सकता केवल ऐसे ही बना दिया गया होगा। ठीक है। बस ये शॉल ओढ़े हुए है जिसमें कि बहुत डिजाइन बना हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ हम बता देते हैं। प्रीस्ट किंग का कल्चर मेसोपोटामिया में था। कहाँ पे था? मेसोपोटामिया में। चूंकि मेसोपोटामिया के बारे में इन लोग को पहले से पता था, तो ये लोग इंडस वाली सिविलाइजेशन में कुछ कुछ चीजों को किससे जोड़ते थे, किससे पैरेलल बनाते थे? मेसोपोटामिया से। ठीक है। तो मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग था और कुछ कुछ ये सिमिलर था, इसीलिए इसको भी क्या बोल दिया गया? प्रीस्ट किंग। कोई जरूरी नहीं है कि कोई प्रीस्ट किंग था। देखो अभी क्या है, हड़प्पा में यूनिफॉर्मिटी था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा में कुछ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी रहा होगा जो कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट डिसीजंस लेता होगा और उसको सोसाइटी में इंप्लीमेंट करता होगा, यानी कोई ना कोई एक अथॉरिटी रहा होगा हड़प्पा में। चूंकि अगेन हमारे पास स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है, तो कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है कि कोई ऐसा अथॉरिटी था या नहीं था। बट जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हमको मिला है वो इंडिकेट करता है कि हाँ अथॉरिटी तो कोई ना कोई रहा होगा, वरना इतना यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है। अब तुम बोलोगे सर क्या यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा ही सिस्टम सब जगह। ठीक है। हम इसका एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल तुम देखोगे कि इसका पत्थर का एक यूनिफॉर्म रेशियो था, याद है? जो बेक्ड ब्रिक्स बनता था उसका यूनिफॉर्म रेशियो था। ठीक है। जम्मू से लेकर गुजरात तक में सील, वेट और ब्रिक्स इन सब में क्या रहा है? एक यूनिफॉर्मिटी रहा है। यहां तक कि जो ब्रिक्स है उसका बनाने का रेशियो सेम है। बनाने का रेशियो क्या है? सेम। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक तरह का सब में हो रहा है इतना उतने बड़े जगह पे ये पॉसिबल नहीं है अगर सब में कुछ ना कुछ कॉमन ना हो तो। ठीक। अब देखो सेटलमेंट ऐसे जगह पे बन रहा है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अर्बन सिविलाइजेशन बन पाया, उसके पीछे ये भी कारण है। बताया था ना कि ट्रेड रूट में बैठा हुआ था वो। ट्रेड रूट में, ऐसे रूट पे, ऐसा जगह में जहां से क्या होता है? ट्रेड होता है।
चूंकि वो ट्रेड रूट में था तो जगह दूसरे जगहों से लोग सामान बनाते और आकर कहाँ बेचते, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो। तो स्ट्रेटेजिक हुआ ना, सोच समझ के बनाया गया ना। ठीक। दूसरा, अभी लेबर का भी मोबिलाइजेशन था। ठीक है, ब्रिक बनाने के लिए, बड़ा बड़ा वॉल और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लेबर का भी मूवमेंट था। ठीक है, तो अब ये सारा मूवमेंट कौन ऑर्गेनाइज किया, कौन ये सारा एक्टिविटी को करता था, तो कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर रहा होगा। पर चूंकि हमारे पास स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड नहीं है तो हमारे पास इसके बारे में कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, समझ ध्यान से। ठीक, तो क्या 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 हमको ये मिलता है, प्रूफ मिलता है इस चीज़ का। तो ब्रिक जिसका यूनिफॉर्म रेशियो रहा होगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे सेटलमेंट बना है, ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि कोई ना कोई क्या रहा होगा, अथॉरिटी। आगे बढ़े, इसको एक बार देख लो बेटा, कोई दिक्कत तो पूछो। यहाँ तक कि पॉटरी, पॉटरी में भी यूनिफॉर्मिटी है, एक ही तरह का पॉटरी बनाने का, पॉट बनाने का सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तुम देखोगे हमारे यहाँ भी साउथ इंडिया चल जाओ, तुम नॉर्थ इंडिया चल जाओ, हर जगह पे तुमको तिलक लगता है, स्टाइल अलग होगा। साउथ इंडिया में ऐसे देखोगे, विष्णु जी का, जय श्री हरि का, है ना, है कि नहीं? ठीक है, और हमारे यहाँ पे सिंपल ऐसे ऐसे तिलक लगा दिया जाता है। थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, बाकी सब तो सेम है। ऊपर लगाने वाला, हाथ जोड़ करके, हमारे ये जो थोड़ा कल्चरल चीज है हम लोग का, हाथ जोड़ के ऐसे नमस्ते करने वाला, है ना, वहां पर भी ऐसे होता है, यहाँ पर भी ऐसे होता है। ठीक, तो तुम देखोगे जो जो सिमिलर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे में कॉमन है ना, कोई दिक्कत समझने में? ठीक, तो अथॉरिटी अगर कॉमन रहे तो कुछ ना कुछ कॉमन चीज पूरे जगह पे इस्तेमाल होता है। आर्टिफैक्ट जो हमको मिला है उसमें पॉटरी, पूरे सिविलाइजेशन में कहीं भी मिला हो पॉटरी, तो उसको बनाने का तरीका क्या रहा है, सेम। मटेरियल अलग अलग इस्तेमाल हुआ होगा पर बनाने का तरीका क्या है। देखो बेटा, इस पैरा को देखो, कहीं कोई दिक्कत तो पूछो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्रीस्ट किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि ये अपने तरह का, एक तरह से बोल बोल सकते हो, वन एंड ओनली टाइप ऑफ एग्जांपल है प्रीस्ट किंग। ठीक है, ये भी टेरा, इसका क्या बोलते हैं उसको, ये भी, इसका भी कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं है, अगेन स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड भी नहीं है। ठीक, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, इससे ये पता चलता होगा कि किस टाइप ऑफ पीपल वहाँ पे रहे होंगे। तो ये शॉल ओढ़े हुए है, ठीक है, शॉल में डिजाइन बना हुआ है, ठीक, हाथ पे एक बाजू बंद है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ये उस समय के लोगों का पहनावा, टाइप ऑफ, क्योंकि हम लोग को वहाँ के लोगों के पहनावा के बारे में, टाइप ऑफ क्लोथ्स के बारे में कोई कोई आइडिया नहीं है। इसलिए कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लोथ्स भी नहीं बचा है, और प्लस कोई अलग अलग टाइप ऑफ क्लोथ पहनावा कुछ हमारे पास नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। शॉल, यानी कि उस समय शॉल था, ऑब्वियसली शॉल था, तभी ना ये शॉल ओढ़े हुए, है ना, कुछ ओढ़ने वाला सिस्टम था। हो सकता है इसी स्टाइल में लोग कपड़ा पहनते हो, एक साइड से पहन के ये वाला ओपन रहेगा, है ना, अरे पॉसिबल है, ऐसा पहन सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आर्टिफैक्ट ही हमको नॉलेज देता है। जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वाला कॉइन के बारे में पढ़े होगे ना जूनियर क्लास में, कि समुद्रगुप्त कॉइन में वो दो चीज, एक है, एक जगह वो बैटल एक्स के साथ मिला है और एक जगह वीणा बजाते हुए मिला है ना, कॉइन के दो साइड में। तो इससे हिस्टोरियंस ये डिड्यूस करते हैं कि वो म्यूजिक, एक तरह से म्यूजिशियन भी था, सितार बजाता था, और वॉरियर भी था, एक्स यूज करता था। तो ये आर्टिफैक्ट ही इंफॉर्मेशन का सोर्स बनते हैं अगर लिटरेरी सोर्स ना हो तो। जैसे मान लो बेटा, जस्ट एग्जांपल, मान लो हजारों हजार साल बाद, तब तक हम लोग कोई ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, लेकिन हम कोई बहुत बड़े आदमी बन गए, कुछ बहुत बहुत फेमस, ठीक है, मान लो, और मेरे बारे में रिटर्न डिस्क्रिप्शन नहीं है,
अरे बेटा ऐसे नहीं बन ही सकते, क्यों नहीं बन सकते, लेकिन मेरा एक पिक्चर रह गया मान लो ऐसे। क्या बेटा, क्या 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 क्लास, क्लास किस नहीं लेंगे? देखो ऐसे ऐसे बन गए और ऐसे ऐसे बियर्ड है। तुम लोग बोल सकते हो कि भगवान भी नहीं चाहते कि आप ही बनाए। लंबा लंबा बाल है और ऐसे ऐसे बियर्ड और ऐसे मेरा आँख है ना, और ऐसे जो है, ठीक ठीक, वही कर रहे हैं बेटा। क्या बाबू? ठीक है तो 8। चलो ठीक है, और ऐसे हम तलवार लिए वैसे दिखा रहे हैं। और ये जलता हुआ तलवार है, मशाल है ऐसे, ठीक है, और ऐसे हैंड है, चलो। और ऐसा मेरा वो ये बन गया, क्या कहते हैं उसको, बड़ा सा मूर्ति बन गया। और यही बस, अरे तुम लोग हंस रहे हो, क्या नहीं बन सकता क्या ऐसा मूर्ति? ऐसा मान लो मेरा मूर्ति। अब आगे वाला फ्यूचर जनरेशन जो है बेटा, वो तो हमको ऐसा ही जानेगा। वो तो मेरे फैमिली पैक के बारे में कभी नहीं जान पाएगा। उसको तो रहेगा कि हाँ कि 8 पैक्स था, ये सब था। असलियत जान पाएगा? नहीं ना जान पाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब यही आर्कोलॉजिकल में किसको मिल गया? तब तक मान लो ये टांग टूट गया था, ये एक हाथ भी चला गया था, तो सब इसको देख कर, सब इसको देख कर क्या सोचेगा? तो करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाएगा? नहीं ना मिल पाएगा। क्या क्या सोचेगा? बाहुबली। थैंक, कौन बोला बे कटप्पा हमको भी? अरे भलाल देव बोल दो, कम से कम वो भी ठीक रहेगा। कटप्पा से तो ज्यादा बाल है मेरा। देवसेना बेटा, देवसेना। रुको, क्या लग रहा है बेटा, हम समझ ही नहीं पाए क्या लग रहा है। थैंक यू बेटा। तुम हमको देवसेना बोल रहा है? काल के। काल के। तुम राजमाता शिवकामी देवी। चलो। अरे उसका क्या नाम था वो, नहीं नहीं नहीं, अरे वो जो लड़की नहीं थी, अरे जो पहला पार्ट में जो हीरोइन थी, क्या नाम था उसका? तमन्ना अरे तमन्ना भाटिया, उसमें कौन सा रोल, उसका नाम क्या था तमन्ना भाटिया का? अवंतिका, वो रही अवंतिका। नहीं ये सस्ती अवंतिका है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। चलो, पैलेस एंड किंग्स। देखो, अभी क्या था बेटा, कि सेंटर ऑफ पावर ऐसा कुछ का कोई हमको अवशेष या उसको रिकॉर्ड या ऐसा कुछ नहीं मिला। अगेन, स्क्रिप्ट डिसाइपर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड है भी तो हमको नहीं पता, पहला चीज। दूसरा चीज, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स में हमको कोई भी सेंटर ऑफ पावर नहीं मिला, उसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिला। एक लार्ज बिल्डिंग मोहनजोदड़ो में है, जिसको कि पैलेस लेबल किए थे आर्कोलॉजिस्ट, लेकिन उसमें कुछ भी मतलब कोई बड़ा फाइंड नहीं मिला है ना, गोल्ड वगैरह ये सब कुछ बड़ा फाइंड नहीं। चूंकि एक बहुत ही बड़ा ये आर्किटेक्चर था, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था वो, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया था? पैलेस। क्या बोल दिया गया था? पैलेस। लेकिन पैलेस वाला कोई सामान उसमें मिला नहीं, कोई स्पेक्टेकुलर कुछ भी फाइंडिंग उसमें नहीं मिला। एक स्टोन स्टैचू मिला, बताया था ना, जिसको प्रीस्ट किंग बोला गया था, लेकिन वो प्रीस्ट किंग है कि नहीं है कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो भी पता नहीं हम लोग को। ये प्रीस्ट किंग का आइडिया आया कहां से आर्कोलॉजिस्ट को?
तो मेसोपोटामिया और उसके प्रीस्ट किंग की हिस्ट्री से वो लोग अवगत थे, जानते थे उसको, और उसी से वो लोग एक पैरेलल बना दिए। ठीक है, क्योंकि प्रीस्ट किंग मेसोपोटामिया में भी थे और वो दोनों कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, एक साथ ही रहा है दोनों सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट, तो इसीलिए इसको भी ये लोग क्या मान लिया, प्रीस्ट किंग। पर ये प्रीस्ट किंग है, इसका ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास, क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना यहां से। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रिचुअल प्रैक्टिस है, कर्म कांड है, उसके बारे में हमको अच्छा से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन ग्रेट बाथ दिखाए थे ना, तो ग्रेट बाथ में कोई रिचुअल होता होगा रिलीजियस, लेकिन हमको उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हमको उस समय किस तरह का रिचुअल प्रैक्टिस था इतना जानते हैं कि लिंग वर्शिप था और योनि वर्शिप था, ये दो वर्शिप था, मदर गॉडेस वर्शिप था। लेकिन कैसे होता, जैसे हमारे में आज फूल देके टीका लगा के आरती करे करते हैं, ऐसा ही वहां होता था, इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, और नहीं होता था इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए उस रिचुअल होता था ये पता है, रिचुअल करता था ये पता था, लेकिन क्या रिचुअल था एग्जैक्ट ये हमको नहीं पता। और रिचुअल करने वाले आदमी के पास पॉलिटिकल पावर था या नहीं था ये भी हमको नहीं पता है। जैसे पहले के टाइम में पुजारी और पंडितों के पास बहुत सारा पॉलिटिकल पावर होता था, बहुत पॉलिटिकल पावर होता था, अभी भी है बहुत हद तक, अभी भी है। आसाराम बापू के पास भी था पॉलिटिकल पावर। ठीक है, अब बेटा एक बात को समझो, लेकिन उस समय था या नहीं था ये हमको नहीं पता, क्योंकि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट, सामान और वस्तु से हमको इसका जानकारी नहीं मिला। क्लियर है? इसको एक बार देखो सभी लोग, कोई दिक्कत है तो पूछो। यहां तक फर्स्ट पैराग्राफ से देखना, फर्स्ट ही पैराग्राफ, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। टॉपिक नंबर 8 आज खत्म कर देंगे। हो गया बेटा, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक, देखो अभी क्या बेटा, अथॉरिटी के बेसिस पे अगर बोला जाए तो आर्कोलॉजिस्ट का अलग अलग इसमें मानता है। ठीक है, अलग अलग ओपिनियन है। पहला ओपिनियन है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था और हर किसी के पास क्या था, इक्वल स्टेटस। लेकिन ये अजीब सा बात हो जाएगा, अगर हर किसी के पास इक्वल स्टेटस था तो डिसीजन कौन लेता था, डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस था, है ना? तो जनरली बहुत मानते हैं बहुत लोग इस बात को, लेकिन जनरली इसको डिस्कार्ड ही किया जाता है। नेक्स्ट है, देयर वाज नो सिंगल रूलर, माने पूरे सिविलाइजेशन का कोई एक रूलर नहीं था, सिटी स्टेट सिस्टम रहा होगा, यानी हर सिटी का अपना एक अलग रूलर रहा होगा। यानी कि मोहनजोदड़ो का एक सेपरेट रूलर होगा, हड़प्पा का एक सेपरेट रूलर होगा, और वैसे ही हर एक जगह का एक सेपरेट रूलर
रहा होगा। दो अलग अलग ओपिनियन, दो अलग अलग मान्यता। पहला ओपिनियन कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर ही नहीं था और सबका इक्वल स्टेटस था। दूसरा मान्यता, ये ओपिनियन ये है कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, हर सिटी का या हर एरिया का अपना एक अलग रूलर था। मोहनजोदड़ो का अलग, हड़प्पा का अलग और सबका अलग। ठीक है, ये दो। तीसरा ये था कि एक सिंगल स्टेट था, सिंगल रूलर रहे या नहीं रहे, सिंगल स्टेट था, यानी पूरा सिविलाइजेशन एक ही स्टेट था। हो सकता है कि रिपब्लिक रहा हो, मिलजुल के रूल करता हो, एक सेनेट बैठता हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठता हो चुना करके, पॉसिबल रहा हो, लेकिन एक सिंगल स्टेट था। और इसके पीछे में तीन एविडेंस दिया गया है। पहला एविडेंस कि प्लान्ड सेटलमेंट है, जितना सेटलमेंट है वो क्या है, प्लान्ड, वेल प्लान्ड सेटलमेंट, और सारे सेटलमेंट का सिस्टम सेम है। ये कैसे पॉसिबल है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग अलग रूलर द्वारा रूल्ड होते हैं, तो दोनों का पूरा सिस्टम कैसे सेम है, पॉसिबल है नहीं, पहला चीज। दूसरा कि ब्रिक के साइज का रेशियो स्टैंडर्डाइज था पूरे में, लोथल से लेकर ढोलावीरा से लेकर कालीबंगन से लेकर मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ठीक है, सुक्ता गेंडोर, सब तक ब्रिक का रेशियो क्या था, सेम था। ऐसे कैसे सेम हो सकता है, जरूर कोई सिंगल स्टेट रहा होगा तभी ना। तीसरा है कि सेटलमेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बगल में ही बने हैं, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बगल में ही बने हैं। अभी रिसेंट में ये जो लास्ट थ्योरी है, जिसमें कि सिंगल स्टेट का बात बोला गया है, लास्ट थ्योरी, इसी को सबसे ज्यादा प्लॉजिबल माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा अनलाइकली है कि सारा कम्युनिटी सब चीज कलेक्टिवली बनाएगा और इम्प्लीमेंट, इतना डिसीजन इम्प्लीमेंट करेगा और अलग अलग भी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए और कलेक्टिवली सामान बनाने के लिए उनको एक जैसा होना पड़ेगा, इसीलिए लास्ट थ्योरी को ज्यादा माना जाता है। लास्ट थ्योरी क्या बोलता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, सिंगल स्टेट है। इसका तीन एविडेंस है। पहला, प्लान्ड सेटलमेंट, स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक्स और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, इससे कहीं कुछ पूछना तो पूछो, जल्दी करो, कितना टाइम बच गया। इसको क्लियर करिए सभी लोग, 3 टॉपिक और बच जाएगा। टॉपिक नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है, उसमें एक दिन लगेगा समझाने में। समझ में आ रहा है बेटा दोनों को, कोई दिक्कत बेटा? ठीक, समझ में आ रहा है पक्का? हाँ, हाँ, सबका अलग अलग रूलर था। मोहनजोदड़ो का अलग रूलर, हड़प्पा का अलग रूलर, सारे सिटी का अलग रूलर। ये दोनों को जनरली स्टूडेंट्स नहीं मानता। अलग रूलर था तो सब चीज सेम कैसे है? ठीक है, ब्रिक का रेशियो सेम है, प्लानिंग भी सेम है, सब चीज सेम है। आप सभी लोग इसको देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है इसको अभी क्लियर कर लीजिए।